आसिफ कौन से कॉलेज से हो? बगल में चैट बॉक्स है, आप उस पर मैसेज लिख सकते हो कुछ पूछना हो तो। और आप हैंड राइज का ऑप्शन आता है इस एप्लीकेशन में, वहां से हैंड राइज करके आप कुछ बोल भी सकते हो ना, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप हैंड राइज का ऑप्शन चूज करोगे तो मैं अलाउ करूंगा, तो फिर आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, है ना। तो कुछ डाउट होगा क्लास से रिलेटेड या कुछ भी तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप मैकेनिकल से हो? चलिए, तो आज तो है अपना पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है फिजिक्स का, ठीक है। और ऑफलाइन में क्लास स्टार्ट हो चुका है अपना, ऑफलाइन में 3 से 4 क्लास हो चुका ऑफलाइन में फिजिक्स का, ऑनलाइन में ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और अभी चूंकि ऑफलाइन में भी बैच बन ही रहा है, बच्चे आ ही रहे हैं लगातार हर दिन, तो एक्चुअली चैप्टर 2 जो है काफी बड़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये चैप्टर 2 है, पहला चैप्टर है फिजिक्स में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, छोटा चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर काफी बड़ा है, जिसको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बोलते हैं हम लोग। ये चैप्टर के अंदर 3 लेसन है, ठीक है। एक तो स्ट्रेस स्ट्रेन और इलास्टिसिटी पढ़ना है आपको, ठीक है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ना है पहला लेसन में। दूसरा पढ़ना है आपको विस्कोसिटी के बारे में, और एक और पार्ट है जिसका सरफेस टेंशन नाम है। तो ये काफी बड़ा चैप्टर है, और आप हमेशा हर बार कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर को कम से कम 2 बार तो पढ़ाया जाए, ठीक है। एक बार शुरुआत में, एक बार आखिरी टाइम पे, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। काफी बड़ा चैप्टर है ये, सारे चैप्टर्स में सबसे बड़ा चैप्टर यही है, और इससे से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। इस वजह से इस चैप्टर में फोकस रहता है अपना, ठीक है। और ऑफलाइन में चूंकि स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 2, तो अभी बच्चे आते जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्किप होते जा रहा है जो फर्स्ट क्लास से नहीं कर रहे हैं, तो उसीलिए चैप्टर 2 से ही स्टार्ट करेंगे इसमें, ताकि जो बच्चे ऑफलाइन में भी आ रहे हैं तो वो ऑनलाइन से कवर अप कर ले, ठीक है, तो ज्यादा सही रहेगा। और इस चैप्टर के बाद फिर हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 2 फिजिक्स में हम लोग चल रहे हैं ना, फिजिक्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में जो आज हम लोग सीखेंगे ना, वो सीखेंगे कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है। मेनली स्ट्रेस टॉपिक है अपना, हमें सीख लेना है कि भाई स्ट्रेस क्या होता है, हमें इस टॉपिक तक आना है। इस चैप्टर का मेन टॉपिक है कि स्ट्रेस, मैंने इस चैप्टर के अंदर में 3 पार्ट है, 3 लेसन है, उसमें पहला लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं ना। अभी पहला क्लास है तो दिमाग में लोड ही मत लो कि पहला चैप्टर है दूसरा चैप्टर है। टॉपिक पे ध्यान दो कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं, जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है, वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जो हम अभी बताएंगे आपको या पढ़ाएंगे कि स्ट्रेस क्या है, तो ये स्ट्रेस आपको समझना है ना।
उस पर आपको ध्यान देना है कि वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। बाकी तो सब समझ में आ जाएगा, चैप्टर कहाँ है और कौन सा टॉपिक चल रहा है, वो धीरे धीरे सब लाइन अप हो जाएगा। आज बस आपका पहला क्लास है, आपको लगना चाहिए कि ऑनलाइन कोर्स परचेज किए हैं तो उससे बेनिफिट है या नहीं है, ठीक है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए ना। आवाज क्लियर है ना, प्रॉपर है सबको, आवाज आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है आपको? चैट में यस नो लिख सकते हो आप। ऑफलाइन ऑनलाइन में बस यही थोड़ा अंतर हो जाता है, आप इंटरेक्ट कम कर पाते हो तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि बच्चे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। और ऑफलाइन में क्या होता है, सामने होता है, सब दिखता है। अगर आप रोड पे घूम रहे हो, बहुत लोग ऐसे होते हैं ऑनलाइन क्लास में, जैसे कि रोड पे घूम रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कॉलेज तो है नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आप जब तक स्थिर हो, रिकॉर्ड होगा क्लास, आप रिकॉर्डिंग देख लो आराम से, लेकिन फालतू का ऐड होगी कोई मतलब नहीं है ना। क्लासेस रिकॉर्ड हो जाता है, क्लासेस के बाद आप उसको इत्मीनान से देखो, या जब भी क्लास कर रहे हो या तो पूरा मन से करो या ना करो, बाद में रिकॉर्डिंग देखो अच्छे से, या फिर आप जब क्लास चल रहा है तो थोड़ा सा कट के बैठो, जैसे कि मतलब और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना जब तक क्लास हो रहा है तब, ठीक है। और हमेशा पेन पेपर लेके बैठो, थोड़ा बहुत चीज नोट करना पड़ सकता है तो उसको नोट भी करना है, ठीक है। बाकी तो नोट्स आपको मिलेगा ही, लेकिन अगर थोड़ा बहुत चीज जो हम लिखवा रहे हैं उसको भी लिखते चलोगे तो अच्छा रहेगा। हो सकता है कभी कभार नोट्स अपलोड होने में 1-2 दिन डिले हो जाता है, ठीक है, तो आपके पास कंटेंट रहेगा तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर पाओगे आप, आपको पता रहेगा कौन सा टॉपिक हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नोट्स मिला या नहीं मिला। इसीलिए कोशिश करना कि क्लासेस जब हो तो जो थोड़ा बहुत शॉर्ट में नोट्स होगा वो उसको आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी प्रॉपर डेफिनेशन और जो थ्योरी वाला नोट्स होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है ना, पीडीएफ में मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा सब। आज लग रहा विश्वकर्मा पूजा का विसर्जन साउंड आ रहा है। चलो कोई नहीं, हम लोग फोकस करते हैं स्ट्रेस पे, बट स्ट्रेस पे जाने से पहले हम लोग कुछ और बेसिक चीजों पे ध्यान देंगे, ठीक है, और कुछ कुछ बेसिक चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स, फोर्स या लोड, फोर्स या लोड के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, कि ये फोर्स और लोड का कुछ टाइप्स होगा जिसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम लोग स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे तो स्ट्रेस का बहुत सारा टाइप है ना। स्ट्रेस का टाइप है, टेंसाइल स्ट्रेस होता है, ठीक है, शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है, और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता है, तो कई टाइप है स्ट्रेस का। और वो टाइप आपको तब समझ में आएगा जब पहले आप फोर्स को समझोगे, ठीक है ना। बाद में जाके आपको पता चलेगा कि ये जो स्ट्रेस होता है ना किसी भी बॉडी में, वो फोर्सेस के कारण ही होता है। तो सबसे पहले हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं ना, हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये फोर्स कौन सा टाइप का आपको यहाँ पर मिलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो फोर्स भी बोल सकते हैं या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोड बोलेंगे, है ना। फोर्स और लोड जो आपको यहाँ पर दिखेगा या मिलेगा, ये दो तरह का फोर्स आपको मिलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर में आपको दो तरह का फोर्स मिलेगा, एक कहलाता है नॉर्मल फोर्स और एक कहलाता है टेंजेंशियल फोर्स। तो दो तरह का फोर्स है इसमें, इस चैप्टर में आपको मिलेगा, या ये दोनों टाइप आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप स्ट्रेस का टाइप और स्ट्रेन का टाइप भी समझ पाओगे या स्ट्रेस को ठीक से समझ पाओगे। इसीलिए ये फोर्स के बारे में आपको ध्यान देना है ना। फोर्स का दो टाइप बता रहे हैं, एक का नाम है नॉर्मल फोर्स और दूसरा का नाम है क्या, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। अगर गौर से जरा देखो तो ये नॉर्मल वर्ड जो है और यहाँ
टेंजेंशियल या टेंजेंट साउंड आ रहा है, तो नॉर्मल और टेंजेंट वर्ड आप पढ़े होगे मैथ्स में। मैथ्स में आपको मिला होगा नॉर्मल और टेंजेंट, कहीं ना कहीं कभी तो सुने होंगे 9-10 में कि नॉर्मल या फिर टेंजेंट। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्या होता है सर? नॉर्मल का मतलब आप समझते होंगे परपेंडिकुलर, मतलब किसी प्लेन पे, किसी सरफेस पे, किसी लाइन पे जब हम लोग परपेंडिकुलर खींचते थे तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे? नॉर्मल बोलते थे, है ना। तो नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, यानी कितना डिग्री? 90 डिग्री, है ना। जब 90 डिग्री पे कोई चीज होता था, कोई लाइन होता था, कोई प्लेन होता था, तो उसको हम लोग नॉर्मल बोलते थे, है ना। नॉर्मल का मतलब क्या होता था? परपेंडिकुलर। और टेंजेंट कहाँ यूज करते थे सर? टेंजेंट वर्ड कहाँ कभी सुने थे हम लोग? किसी को पता है टेंजेंट? कि टेंजेंट क्या होता है? कभी तो सुने होंगे। टेंजेंट क्या होता है? वैसे हिंदी मीडियम के कोई होंगे तो हिंदी मीडियम में नॉर्मल को हम लोग लंब बोलते थे ना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है मुझे, क्योंकि मैं भी हिंदी से दिया था 10th का एग्जाम। अब जरा देखो, और टेंजेंट में टेंजेंट होता था स्पर्श रेखा। जो हिंदी मीडियम वाले होंगे उनको स्पर्श रेखा बोलते थे। ठीक है, सर्कल चैप्टर में आता था, वृत्त वाले में, सर्कल चैप्टर में, कि कोई लाइन अगर सर्कल को एक ही बिंदु पे, एक ही पॉइंट पे टच करके अगर जाता था तो इस लाइन को बोला जाता था स्पर्श रेखा या टेंजेंट बोला जाता था। बट बात यह है कि यहाँ पे नॉर्मल और टेंजेंट का क्या मीनिंग है? यहाँ पर एक लाइन नहीं खींचना, यहाँ लिखा हुआ है नॉर्मल फोर्स और यहाँ लिखा है टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल और टेंजेंट का क्या मीनिंग है यहाँ पे? ठीक है ना, कौन से फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स बोलेंगे और कौन से फोर्स को हम टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे, ये हमें समझना है। ठीक है, हमको नॉर्मल टेंजेंट नहीं पढ़ना है, बट हाँ इसी से लेना देना है कुछ। नॉर्मल का मतलब हम 90 डिग्री जानते हैं, टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा, या जो हम लोग बोलते हैं कि एक पॉइंट से कहीं से छूते हुए जाना, ठीक है, उसको बोलते थे टेंजेंट। अब इसका यहाँ क्या मीनिंग है वो जरा समझना है। देख भाई, नॉर्मल फोर्स किसको बोलते हैं? अगर किसी भी बॉडी के का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जरा ध्यान से देखोगे, किसी भी बॉडी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इधर बनाते हैं, अगर मान लो एक रॉड है, अगर एक रॉड है इस तरह का, एक किसी भी मटेरियल का, किसी भी एलिमेंट का इस तरह का रॉड है अपने पास, है ना, तो ये वाला क्या कहलाता है सर? ये जो हम क्या कर दिया, हैचिंग कर दिए हैं, ये क्या कहलाता है? ये इस चीज का कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है, या क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। इसको बोलो आप क्रॉस सेक्शनल एरिया, या बोलो क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब किसी भी, अगर एक बॉडी है मान लो, ये है ना, अब इस बॉडी पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो और वो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो होगा, माने डायरेक्शन जो होगा, वो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यानी फोर्स लगने का जो डायरेक्शन होगा, अगर वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री हो, यानी अगर मान लो इस बॉडी को पकड़ के आप ऐसे खींच रहे हो तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा। अगर फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है तो ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन का ये वाला, इस लाइन पे है ना, इस लाइन पे फोर्स ऐसे खींच रहे हो, तो ये जो फोर्स का लाइन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ कितना एंगल है इसका? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है, तो अगर 90 डिग्री है तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स। ठीक है ना, तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है? वो फोर्स इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है, उस लाइन ऑफ एक्शन इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना, द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी नॉन एज क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स। उस बॉडी के लिए वो नॉर्मल फोर्स। मतलब नॉर्मल फोर्स किसको बोलते हैं? ऐसे डेफिनेशन वगैरह नहीं आएगा, ये समझने के लिए जरूरी है कि आप पहले चीजों को समझे, है ना, तब स्ट्रेस आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है? किसी बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है
उसके परपेंडिकुलरली अगर फोर्स का लाइन है तो हम उसको नॉर्मल फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा ये सर्कल नहीं होगा, किसी भी टाइप का हो सकता है ना, इस टाइप का भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, तो बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा स्क्वायर भी हो सकता है ना। तो जरा ध्यान देना, ये देखो स्क्वायर इस तरह का भी बॉडी हो सकता है। अब इसी को पकड़ के ऐसे खींचोगे तो क्या हो जाएंगे, अगर ये ऐसे खींच रहे हो ये 90 डिग्री है तो हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स है सर, ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स का लाइन है। तो जरा समझ लो ये नॉर्मल फोर्स हुआ, लेकिन आपको बता दें कि ये नॉर्मल फोर्स भी दो टाइप का होता है। नॉर्मल फोर्स भी क्या होता है, दो टाइप का होता है, ठीक है। वो कौन सा सर, जरा सोचो कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है, अगर ये लाइन ऑफ एक्शन भले ही 90 डिग्री हो, लेकिन हम अगर इस फोर्स को ऐसे खींचते नहीं और इस बॉडी को हम ऐसे खींचते नहीं, अगर हम फोर्स तो लगाते लेकिन ऐसा लगाते तो, अगर फोर्स लगाते बट एरो इधर रहता, लाइन ऑफ एक्शन ऐसा रहता, मतलब ये यदि इसको मान लो ये बॉडी है अगर, ठीक है ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा हुआ, ये वाला, ठीक है ना। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे करके दबा रहे हैं ना, इसको ऐसे दबा रहे हैं, तो एक तरह से दबा रहे हैं, तो फोर्स का लाइन क्या हो रहा है, ऐसे लग रहा है, मतलब इस सरफेस एरिया के क्या हो रहा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या हो रहा है, 90 डिग्री लग रहा है, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, खींच रहे थे, जब खींच रहे थे तब भी फोर्स का लाइन किधर हो रहा था, बाहर की ओर, मतलब इधर जा रहा है, तो एरिया के साथ अभी भी 90 डिग्री, और ऐसा दबा रहे हैं तब भी फोर्स का लाइन क्या इनवर्ड है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, बट उसको हम खींच नहीं रहे, यानी ये भी नॉर्मल फोर्स ही कहलाएगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन अभी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर ही है, ठीक है ना। अगर हम इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि अभी भी लाइन ऑफ एक्शन जो है इसका ये परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेकिन फोर्स का टाइप बदल गया, नेचर बदल गया, पहले इसको खींच रहा था, इससे बॉडी का लेंथ बढ़ सकता था, अब इस बॉडी को दबा रहा है, ऐसा कंप्रेस कर रहा है, इस बॉडी का लेंथ घट सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि नॉर्मल फोर्स भी दो तरह का हो सकता है, दो नेचर का हो सकता है नॉर्मल फोर्स। एक हो सकता है बॉडी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के परपेंडिकुलर तो होगा, बट बॉडी को खींच सकता है, साथ ही साथ एक दूसरा टाइप का भी नॉर्मल फोर्स हो सकता है, जो क्या कर सकता है, बॉडी को क्या कर रहा है, ऐसा दबा रहा है, कंप्रेस कर रहा है। तो नॉर्मल फोर्स एक्चुअली दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स जो है वो दो टाइप का हो सकता है, कौन सा सर, एक हो जाएगा खींचने वाला, एक हो जाएगा उसको दबाने वाला, ये जो है दो टाइप का होता है। जो खींचने वाला फोर्स है उसको हम लोग बोलते हैं सर टेंसाइल फोर्स, और जो कंप्रेस कर रहा था उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स। तो आप पढ़े कि नॉर्मल फोर्स दो तरह का हो सकता है सर, ठीक है, एक टेंसाइल हो सकता है, दूसरा कंप्रेसिव हो सकता है। टेंसाइल किसको बोलते हैं सर, जो बॉडी को क्या कर रहा है सर, बॉडी को खींच रहा है, ये बॉडी के ऐसे खींच रहा है, ठीक है ना। तो ये हाँ, तो ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन बॉडी को खींच रहा है, तो ये नॉर्मल में ही कौन सा फोर्स कहलाएगा, ये कहलाएगा टेंसाइल फोर्स। और अगर कोई बॉडी ऐसा है, 2D में सिंपली बना सकते हो तुम रेक्टेंगल जैसा, ऐसा 3D में थोड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया समझ में आता है। अगर ऐसा कंप्रेसिव लग रहा है, ये फोर्स ये परपेंडिकुलर अभी भी है, बट ये कंप्रेसिव फोर्स कहलाएगा। तो ये दो टाइप का फोर्स जो है आपका होता है नॉर्मल में, ठीक है। दो टाइप का फोर्स जो है नॉर्मल में हो सकता है। नॉर्मल फोर्स क्या है सर, तो नॉर्मल फोर्स वो फोर्स है जिसका लाइन ऑफ एक्शन जो है परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी होता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर ये भी है, ये भी है,
मतलब इसको खींचो तब भी परपेंडिकुलर है, इसको दबाओ तब भी परपेंडिकुलर है, लेकिन नेचर चूंकि बदल जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स दो तरह का हो सकता है। एक ऐसा खींचने वाला हो सकता है टेंसाइल, और एक ऐसा कंप्रेस करने वाला कंप्रेसिव फोर्स। दो तरह का नॉर्मल फोर्स होता है, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। फोर्स का नेचर अलग है, इसीलिए इफेक्ट भी अलग आता है। टेंसाइल फोर्स कभी भी किसी बॉडी पे लगता है तो बॉडी का लेंथ को वो बढ़ाता है, ठीक है ना। और कॉम्प्रेसिव फोर्स जब भी लगता है किसी बॉडी पे तो बॉडी का लेंथ क्या करता है, वो घटाएगा, कम करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स आपको समझ में आ गया कि नॉर्मल फोर्स क्या है। नॉर्मल फोर्स क्या है, तो जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। जो बॉडी के क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर है फोर्स, उस फोर्स को हम लोग नॉर्मल फोर्स बोल सकते हैं। दो टाइप आप देख लो। रहा बात टेंजेंशियल फोर्स का कि सर टेंजेंशियल फोर्स किसको बोलते हैं। सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रखना कि टेंजेंशियल फोर्स का ही एक और दूसरा नाम है जो कि ज्यादा उसी नाम से जाना जाता है, और इसका नाम है शियर फोर्स। इस फोर्स का नाम क्या है, शियर फोर्स। टेंजेंशियल का एक और नाम है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, शियर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है जरा ध्यान देंगे। टेंजेंशियल फोर्स या शियर फोर्स किसको बोलते हैं। रोहित कुछ बोल रहे थे क्या, हैंड राइज कर रहे थे, कर सकते हो फिर से हैंड राइज करके। ऑनलाइन में यही चीज थोड़ा सा दिक्कत है ना कि आप बताओगे नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। ये रोज सर वो वो हम लोग सर शियर फोर्स को सर एंगुलर फोर्स भी बोल सकते हैं क्या? शियर फोर्स को एंगुलर फोर्स भी बोल सकते हैं क्या? एंगुलर फोर्स, देखो किसी एंगुलर फोर्स ऐसे तो ज्यादातर शियर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स ही बोला जाता है उसको, ठीक है। बट उसको क्योंकि वो किसी एक एंगल पे लगता है, जब कोई फोर्स बॉडी पे किसी कोई बॉक्स में अगर मान लो साइड से लगा रहे हो इस तरह से, ठीक है, तो किसी एंगल पे लगता है तो वो भी शियर फोर्स के कैटेगरी में ही आता है। जो जो पूरा पूरा 90 डिग्री नहीं रह के थोड़ा सा एंगल पे रहता है तो उसको भी क्या होता है ना, उसको भी आप शियर फोर्स की कैटेगरी में आता है। तो चूंकि अभी ब्रांच सबका कॉमन है, ठीक है, ब्रांच सबका मतलब सारा का सारा ब्रांच का सब्जेक्ट कॉमन है अपना, ठीक है। और ये टॉपिक जो अभी चल रहा है हमारा ये वाला, ये सिविल जो मैकेनिकल पे जो है उनके लिए कोर टॉपिक है। मतलब अगर वो ब्रांच पेपर में जब जाएंगे ना, मतलब न्यूमेरिकल पेपर वगैरह में, तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत होगा, चाहे वो मैकेनिकल से है या फिर सिविल से है या फिर आप ऑटोमोबाइल से है, ठीक है। तो आपको यही सब करना है। और अभी सबके लिए मुश्किल है तो हमको बहुत ज्यादा डीपली या उस तरह से जाना नहीं है। हालांकि ऐसे बोलने को आप बोल सकते हैं एंगुलर, ठीक है, बट ज्यादा यूज होता है किस ईयर। अब एंगुलर इसलिए बोल सकते हैं हम, क्या बोले कि किसी भी एंगल पे वो लगता है अगर 90 डिग्री के अलावा तो वो शियर फोर्स के कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि उस फोर्स का कंपोनेंट दो टूट जाएगा, एक टूट जाएगा उसका 90 डिग्री के डायरेक्शन में, और एक टूट जाएगा उसका क्या, उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया को छूते हुए जाएगा, ठीक है। तो वो शियर फोर्स कहलाता है। तो वो शियर फोर्स का कैटेगरी में आता है वो वाला भी फोर्स। अभी हम शियर फोर्स बताने दो तो हम बताएंगे कि मतलब डायग्राम भी बताएंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं, एंगल का क्यों बात। तो कभी कभी कहीं पर आपको मिल जाएगा ऐसा एंगुलर फोर्स बोलते हुए, ठीक है, लेकिन जनरली यूज होता है ये शियर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जो है ये जो टेंजेंशियल फोर्स है या शियर फोर्स है वो क्या होता है, ये डेफिनेशन आगे जाके हो सकता है चेंज हो जाए, या फिर और डेप्थ में जाओगे तो और भी चीज उससे जुड़ा आप समझोगे। अभी फिलहाल हम लोग को बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है यहाँ, जितना जरूरत है उतना, उससे तो ज्यादा ही बताएंगे हालांकि,
ठीक है। बट अगर आप मैकेनिकल या सिविल से हो तो आगे थर्ड सेमेस्टर आपका वेट कर रहा है। थर्ड सेमेस्टर जब आइएगा तो शुरुआत यहीं से होगा, बिल्कुल सेम टॉपिक से होगा, फोर्स से ही, और आपको और डेप्थ में मिलेगा, ठीक है। तो अभी से टेंशन नहीं लेना है, अभी जरा ध्यान दें। टेंजेंशियल और शियर फोर्स जो है वो क्या होता है वो समझे पहले। जैसे यहाँ पर क्या था, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर अगर फोर्स लग रहा था, लाइन ऑफ एक्शन अगर परपेंडिकुलर था क्रॉस सेक्शनल एरिया के, तो हम उसको नॉर्मल फोर्स बोल रहे थे। और शियर फोर्स किसको बोलेंगे, कि अगर मान लो कि कोई फोर्स ऐसा हो जो जिसका लाइन ऑफ एक्शन जो है, माने जिसका डायरेक्शन जो है, जिसका डायरेक्शन जो है वो कहाँ हो, जिसका डायरेक्शन एरिया को छूते हुए हो, एरिया को टच करते हुए हो, या फिर बोलो एरिया के पैरेलल हो, नॉट परपेंडिकुलर। यहाँ परपेंडिकुलर है और हम बोल रहे हैं डायरेक्शन कैसा हो, एरिया को छूते हुए, एरिया के पैरेलल होना चाहिए, तब वो कहलाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकते थे आप कि सर ये बताइए कि दोनों तरफ फोर्स क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। देखो इक्वल एंड अपोजिट यहाँ लगा है, इक्वल है एफ एफ, एक उधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, यहाँ पर भी एफ एफ, एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है। तो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्यों लगा रहे हैं सर? जब भी हम स्ट्रेस का कैलकुलेशन करेंगे हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है कि आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दिखेगा, ठीक है। क्योंकि जरा सोचो कि अगर स्ट्रेस तब क्यों नहीं लगेगा, स्ट्रेस इसका डिफॉर्मेशन कब होगा, स्ट्रेस के कारण ही बॉडी टूटता है। बट बॉडी कब टूटेगा, अगर मान लो एक ही तरफ से फोर्स लगाएंगे इस पे तो ये टूटेगा नहीं, लेकिन दोनों तरफ से अगर खींचेंगे तो क्या होगा, टूटेगा। या दोनों तरफ से दबाएंगे तो क्या होगा, ये टूटेगा, ठीक है। एक तरफ से ढकेलेंगे तो पुश हो जाएगा ये। तो कहने का मतलब है कि इसीलिए हमेशा आपको इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स मिलेगा। टेंसाइल फोर्स क्या है भाई, इक्वल एंड ऑपोजिट पुलिंग फोर्स है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट पुशिंग फोर्स है, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। और शियर फोर्स में क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहां पर भी होगा, बट ये क्या होगा, ये पैरेलल टू द एरिया होगा, ये पैरेलल टू द एरिया होगा, यहां पर शियर फोर्स। अब बोलोगे एग्जाम्पल क्या है सर इसका, एग्जाम्पल क्या है इसका, जरा जरा ध्यान दें, ठीक है। जैसे मान लो सपोज आप घर में बीम देखते हो, ठीक है ना, जरा समझो कि, अब थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक रॉड है अपने पास, है ना, इस तरह का क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ दिख रहा है आपको, है ना, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा है, एक रॉड है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये हवा में नहीं रहेगा, एक कोई ना कोई सपोर्ट दोगे। तो सपोज कि यहाँ पर एक वॉल है ना, सपोज यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ पर भी है, और इस दीवार पे ऐसा रॉड लग गया, या खंभा ही समझ लो ना, कॉलम समझ लो, ये कॉलम है, ठीक है। और कॉलम में क्या किया, देखो जमीन पे क्या किए, ऐसा दो रॉड लगा दिए, दो खंभा लगा दिए, और यहाँ से यहाँ एक और रॉड लगा दिए, यहाँ से बीम टाइप, ठीक है। अच्छा, इस बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन है सर, ये वाला है सर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है सर, ठीक है ना। और ये सपोर्ट पे है अभी यहाँ पर, अब ये यहाँ पर क्या है, सपोर्ट ही है ना, एक तरह से फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे, मतलब ऊपर से ये लोड दे रहा होगा, जो भी अपना उसका वेट होगा, जिसके कारण ये कॉलम जो है ये भी क्या कर रहा होगा, इसको इसको सपोर्ट दे रहा होगा, माने ऊपर से एक्शन हो रहा होगा तो ये रिएक्शन दे रहा होगा, माने इस जगह पे फोर्स लग रहा होगा, इस जगह पे फोर्स लग रहा होगा, है ना। अच्छा, मान लो यहाँ पर तुम क्या किए, सपोज कि यहाँ पर क्या किए, इसमें बांध दिए एक रस्सी, ठीक है ना, और यहाँ से एक झूला लगा दिए, ठीक है ना, एक झूला लगा दिए। अब झूला पे क्या करोगे भाई, बैठोगे यहाँ, है ना,
बैठ गए। अब देखो ये जो वेट है आपका जो वेट है, ठीक है ना, आप यहाँ बैठ गए हो, इसका जो वेट है W, जो वेट है इसका, ये नीचे लग रहा है, ठीक है, बट ये इस यहीं पर है टिका हुआ ये वेट। तो एक बात बता, यहाँ पर जो वेट लग रहा होगा, यहाँ पर जो यही W यहाँ पर लग रहा होगा, तो ये W जो वेट है जो इस पॉइंट पे लग रहा होगा, जरा इसके बारे में सोचो कि ये कैसा फोर्स है सर, ठीक है ना। ये आप समझ गए क्या है, यहाँ पर लोड दे दिए, यहाँ रस्सी से बांध दिए, ठीक है ना, यहाँ झूला लगा हुआ है, यहाँ बैठोगे झूलोगे तो यहाँ जो इस फोर्स है, ये जो W है वो W लगेगा, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे, इस बीम का इस पॉइंट पे लगेगा फोर्स। जरा इस फोर्स के बारे में सोचो आप कि सर ये कैसा फोर्स है सर, इसको नॉर्मल बोले, इसको ये जो W लगेगा यहाँ पर इस लाइन पे, ठीक है ना, ये W लोड जो लगेगा, ये फोर्स को हम लोग नॉर्मल क्यों नहीं बोल रहे हैं? कहाँ लग रहा है सर? ये बीम पे। अच्छा, बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया कहाँ है सर? यहाँ पे है सर, ठीक है ना। क्या इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर है? क्या ऐसा 90 डिग्री लाइन पे फोर्स है? क्या इसको ऐसा खींच रहा है या दबा रहा है? ऐसा तो नहीं कर रहा है। क्या ये जो देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया सिर्फ इंड पे नहीं होता है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहीं पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। इसको काटोगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा तुमको? क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखेगा। अच्छा, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर लग रहा है? नहीं लग रहा है, परपेंडिकुलर नहीं लग रहा। कहाँ लग रहा है सर? थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं, और परपेंडिकुलर लग रहा है? नहीं लग रहा है। फोर्स तो इसको छूते हुए जा रहा है सर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को छूते हुए जा रहा है, ना कि इस एरिया को खींच रहा है या ऐसा दबा रहा है, परपेंडिकुलर नहीं लगते हुए, क्योंकि इस बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो इधर है, तो इसके परपेंडिकुलर तो नहीं लग रहा है। क्या कर रहा है? उसको उसको छूते हुए जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन सा फोर्स कहलाएगा सर? ये कहलाएगा शियर फोर्स। ये कहलाएगा शियर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स, जहां पर लाइन ऑफ एक्शन जो होता है, यहाँ पर भी एक्चुअल आगे पढ़ोगे कि यहाँ पर भी इक्वल एंड ऑपोजिट। अच्छा, यहाँ पर भी देख लो, ये जो सपोर्ट लग रहा है, ये जो लोड लग रहा होगा, तो रिएक्शन फोर्स भी लग रहा होगा। अब ये रिएक्शन फोर्स भी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या करते जा रहा है? छूते हुए जा रहा है, यहाँ पर भी छूते हुए जा रहा है। अब घर पे जब घर बनाते हो ना, सिविल वाले खास करके ध्यान से सुनो, कि जब आप घर बनाते हो तो उसमें कॉलम और बीम समझते हो ना, ये जो वर्टिकल वाला जो होता है वो कॉलम होता है, और जो हॉरिजॉन्टल वाला है मेंबर उसको बीम बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी बीम के ऊपर क्या बनता है? वॉल बनता है, जो ईंट का तुम जोड़ के दीवार बना देते हो, तो ये वॉल बन जाता है इसी बीम के ऊपर। और जरा सोचो कि इस बीम का लोड जब जाता होगा, सब जगह क्या होता होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड जब होता है, तो ये क्या कर रहा है? इस बीम को कोई खींच तो नहीं रहा है, खींच नहीं रहा, दबा नहीं रहा। इस बीम का जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको छूते हुए जाता है। यानी बीम में कैसा फोर्स लगता है? तो घर में जो बीम बना हुआ है और उस पे जो दीवार बना हुआ है, उस दीवार का लोड जो है बीम के ऊपर कैसा फोर्स है? तो हम बोलेंगे शियर फोर्स है। वो कैसा फोर्स है? शियर फोर्स, क्योंकि उस बीम को कोई ना तो ऐसा नॉर्मल नहीं लगा रहा फोर्स, ना तो कोई खींच रहा, ना ही कोई दबा रहा। उस बीम का किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से फोर्स क्या कर रहा है? छूते हुए गुजर रहा है उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शियर फोर्स। और भी कुछ एग्जांपल्स मिलेगा, ठीक है, नोट्स में, तो वो आपको देखना है। बट फिलहाल आपको ये दो बात समझना है कि वो फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन बॉडी के क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर हो, तो वो नॉर्मल फोर्स कहलाता है। और जिस जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बॉडी के क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल हो या उसको छूते हुए जाए, तो उसको हम लोग शियर फोर्स बोलते हैं। नॉर्मल फोर्स दो तरह का हो सकता है, दो नेचर का हो सकता है। माने नॉर्मल तो रहेगा ही, लेकिन हो सकता है कि खींचेगा, पुल करेगा। और दूसरा हो सकता है कि नॉर्मल तो रहेगा ही, लेकिन क्या करेगा? पुशिंग फोर्स होगा, माने उसको कंप्रेस करेगा, ठीक है। तो टोटल तीन तरह का फोर्स, दो ही तरह का है, नॉर्मल में दो तरह का फिर बढ़ जाता है ना। तो ये तीनों, ये चारों ध्यान में रखना है ना। नॉर्मल, फिर नॉर्मल में टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव, और टेंजेंशियल या जिसको हम लोग शियर फोर्स बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जैसे हम इतना ही लिखे, तो अभी आप क्या करोगे? कॉपी लेके बैठोगे तो इसको बस नोट कर लो। फोर्स दो टाइप का होता है, नॉर्मल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, इसको
शियर फोर्स भी बोलते हैं इसको। बांट लो, मैंने जो चीज लिखा हुआ बोर्ड में वो मोटा मोटी उतार लो, ताकि थोड़ा रेफरेंस मिले कि हाँ आज के क्लास में कुछ इस तरह का बात हुआ है, थोड़ा ध्यान में रहेगा ना। तो ये तो हो गया फोर्स। ये फोर्स का टाइप हो गया जो आपको स्ट्रेस के टाइप को समझने में मदद मिलेगा, क्योंकि जिस टाइप का फोर्स लगता है उसी टाइप का स्ट्रेस भी आता है बॉडी में। तो स्ट्रेस का टाइप समझने के लिए आपको फोर्स का टाइप समझना जरूरी था। तो भाई इस बात का ध्यान रखो। अच्छा, एक दो घरेलू एग्जांपल भी देख लो जो आप शियर फोर्स का यूज करते हो। ठीक है, शियर फोर्स कभी कभी परेशान करता है, नॉर्मल वाला तो आसान है वैसे। आप चाकू लेके काटते हो ना जी, कभी खीरा वगैरह काटे होगे, खीरा ककड़ी गाजर काटे हो ना, तो कैसे काटते हो? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा है, मान लो ऐसा खीरा है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, तो काटते कैसे हो? चाकू लेके ऐसे ना। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को छूते हुए फोर्स लगाते हो। जब छूते हुए फोर्स लगाते हो तो वो क्या कहलाता है? शियर फोर्स। ठीक है ना, छूते हुए फोर्स लगाते हो तो क्या कहलाता है? शियर फोर्स लगता है। कैंची में भी देखो यही काम होता है। ये जो कैंची होता है ना, उसमें भी शियरिंग फोर्स ही लगता है। ठीक है, जो कट होता है वो किसी एरिया को क्या करता है? शियर ऑफ करता है। ठीक है, कट करते हैं तो क्या करता है? वो भी शियरिंग फोर्स ही लगता है। चलो, तो ये तो हो गया। देखो सीयर मशीन होता है, कभी वर्कशॉप वगैरह तो वैसे गवर्नमेंट वाला तो ले जाता नहीं है, लेकिन अगर होता होगा सीयरिंग मशीन होगा तो प्लेट वगैरह काटते हैं हम लोग, तो कटिंग में भी वो सीयरिंग यूज होता है। तो चाकू कैंची जो भी चीज काटते हो ना, सब में सीयर फोर्स लगता है। ठीक है, उसका एरिया को क्या करते हैं? काटते हैं। ठीक है, जरा सोचो, जैसे ये है, जैसे ये मान लो कि ये है, ठीक है ना, तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ये कहला है भाई, ये एरिया क्रॉस सेक्शन। अब इसको कैंची लेके क्या करोगे? ऐसे काटोगे, है ना। तो आप क्या कर रहे हो? इसका फोर्स जो लग रहा है इसके अलोंग लग रहा है, मतलब इस एरिया के अलोंग लग रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है शियर फोर्स। ठीक है, तो अभी ज्यादा लोड नहीं लगा दिमाग में, बस दो चीज बात ध्यान में रखना है कि भाई फोर्स का लाइन अगर एरिया के परपेंडिकुलर हुआ तो नॉर्मल फोर्स, और एरिया के पैरेलल हुआ तो शियर फोर्स। ठीक है, और नॉर्मल फोर्स दो नेचर का हो सकता है, एक टेंसाइल और दूसरा कॉम्प्रेसिव। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद हम लोग आएंगे कहा? स्ट्रेस में, जो आज का टॉपिक था कि भाई स्ट्रेस सीखना था हम लोग को, तो स्ट्रेस सीखेंगे जरा। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, ऐसे जो लिखते हैं ये नोटेशन, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा। ठीक है, स्ट्रेस को जो डिनोट करते हैं हम लोग, इसको सिग्मा से, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको क्या पढ़ते हैं सर? इसको पढ़ते हैं सिग्मा। इससे डिनोट होता है स्ट्रेस। ठीक है, अब बोलोगे स्ट्रेस क्या होता है सर? देखो, जैसे आप लोग को भी स्ट्रेस होता है ना कभी कभार, घर से निकले पैसा लेके कुछ खरीदने, और पैसा गिर गया कहीं, तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। घर में कैसे बोलो? एग्जाम आता है, पढ़े नहीं हो तो स्ट्रेस हो जाता है। और भी कई रीजन हो सकता है। ठीक है, जहां पर आपका स्ट्रेस का कारण बनता है। ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि कोई भी मटेरियल हो, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट हो, खास करके हम लोग जैसे बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग पे मटेरियल यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, बिल्डिंग का क्यों बात कर रहे हैं सर? बिल्डिंग हो गया, कोई स्ट्रक्चर हो गया, पुल बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, ये सब में क्या हो रहा है? ये सब में इस पे लोड दे रहे हो आप। पुल बना दिए और उसके ऊपर से ट्रक गुजर रहा है भाई, ब्रिज बना दिया उससे ट्रेन गुजर रहा है, तो उस पे फोर्स लग रहा है। मैंने जो स्ट्रक्चर आप बनाए हो उस पे फोर्स लगा रहे हो। ये घर बनाते टाइम बीम बना दिया, उसमें बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया उसी बीम के ऊपर, तो भाई उस बीम में, उस कॉलम में फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? मशीन बनाते हैं हम लोग, मशीन बना रहे हैं, तो मशीन जब चलता है तो उसके पार्ट्स में भी तो फोर्स लग रहा होता है। तो होता क्या है ना कि कोई भी ऐसा एलिमेंट से बना बॉडी, किसी भी तरह का बॉडी
जिसमें फोर्स अप्लाई हो रहा हो, ठीक है ना, तो उसके उस बॉडी में आ जाता है स्ट्रेस, ठीक है ना। जब बॉडी में फोर्स अप्लाई होता है, किसी भी मटेरियल का बना हो, बॉडी में फोर्स अप्लाई होगा तो आप उस बॉडी का मॉलिक्यूल्स में क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। हाँ, आप कपाल पकड़ के भी खींचेंगे तो आपको स्ट्रेस आने लगेगा, मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करने लगेगा ना आपका बॉडी का। तो कहने का मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, जो हम लोग बनाते हैं, पुल, ब्रिज, घर, चाहे और भी कोई मशीन पार्ट्स जिसमें फोर्स लग रहा हो, ठीक है ना, टेबल, कुर्सी, बेंच जो आप बनाए हो, जिसपे आप बैठते हो, सोते हो, आप फोर्स ही तो लगा रहे हो उस पे, आप उस पे फोर्स लगा रहे हो भाई, ठीक है ना। तो जब फोर्स लगा रहे हो तो उससे क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स में आता है स्ट्रेस, ठीक है ना। वो स्ट्रेस हमको समझना होगा। देखो, स्ट्रेस सहने का क्षमता होता है, एक लिमिट तक लोग स्ट्रेस को सह पाते हैं। लोग, यहाँ स्ट्रक्चर का बात है, स्ट्रक्चर भी एक लिमिट तक ही सह पाते हैं, ठीक है ना, कि वो उसका कुछ लिमिट होगा कि उतना स्ट्रेस तक सह पाए और फिर क्या होगा, वो टूटेगा। जरा समझो कि आप नॉर्मली घर बनाते हो, उसमें कॉलम और पिलर बनाते हो, और उसी चीज को आप जो सोचो ना, उस नॉर्मल वाले घर पे जहां पर आप 2-3 मंजिला बनाते हो, उसी पे अगर उसी उसी साइज का कॉलम और बीम में अगर तुम उसको उठाते चले जाओगे कि नहीं, हम 10 फ्लोर तक बनाएंगे, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद वो टूट जाएगा, उतना लोड वो सह नहीं पाएगा, ठीक है ना। जितना ज्यादा बड़ा बिल्डिंग, उतना ही ज्यादा उसका स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसका कॉलम का, बीम का, तब ना लोड उठा पाएगा। तो सबका एक कैपेसिटी है, एक कैपेसिटी के बाद स्ट्रेस जब ज्यादा होता है तो टूट भी जाता है। तो अभी हम लोग समझेंगे भाई, आप इंजीनियर बनोगे, ठीक है, ये सब चीज डिजाइन करोगे, पुल बनाओगे, ब्रिज बनाओगे, मशीन पार्ट्स बनाओगे, ठीक है। बेसिकली ये सब में फोर्स लगता है, तो इसलिए इस टाइप का चीज बता रहा है आपको। और ये सब्जेक्ट का जरूरत भी पड़ता है, ये वाला जो टॉपिक है उसका ज्यादातर सिविल मैकेनिकल को जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर वगैरह या मशीन का पार्ट बनाते हैं, उसमें ये फोर्स का जरूरत पड़ता है। तो जब आप बनाओगे तो ये सब चीज बड़ा ध्यान में रखना होगा कि जब एक पुल बनाने जा रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना होगा भाई, किस टाइप का पुल है, उस पर कितना लोड आएगा, कितना उस पर ट्रैफिक हो सकता है, और उसको वो सह पाए, उतना स्ट्रेस वो सह ले, ठीक है ना। तो ये सब कैलकुलेशन करना होगा, तभी तो आप अच्छा से स्ट्रक्चर तैयार कर पाओगे। नहीं तो देखते ही हो, न्यूज सुनते ही हो कि भाई अभी बिहार में ही कहीं ब्रिज गिर गया था, ठीक है। तो वो आपको कैलकुलेशन करना होगा, ये सब स्ट्रेस वगैरह का, तभी आप अच्छा से डिजाइन कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग आज सीखेंगे स्ट्रक्चर्स में या मशीन पार्ट्स में जहां पे फोर्स लगता है, किसी भी तरह का बॉडी में अगर फोर्स लग रहा है तो वो उसके उसमें स्ट्रेस जो आ रहा है, उस स्ट्रेस को समझेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है ना, उसका यूनिट देखेंगे, क्या क्या हो सकता है, और फिर टाइप भी देखेंगे स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस क्या होता है हम लोग समझते हैं। पहले समझने के लिए सबसे पहले एक बॉडी कंसिडर करते हैं। हम मान लेते हैं एक बॉडी है जिसमें फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्स के कारण ही किसी बॉडी पे क्या आता है, स्ट्रेस आता है। ये बॉडी है और इस पे क्या लग रहा है, फोर्स, ठीक है ना। एक बॉडी ले लिए और इस पे फोर्स लग रहा है। कोई कमेंट करके बता सकता है भाई कि क्या है, कौन सा फोर्स है ये कौन सा फोर्स लग रहा है। ये कौन सा फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे। 2D में बना हुआ है एक्चुअल में ये डायग्राम, ये बॉडी कुछ इस तरीके का है। थ्री डी में कुछ इस तरीके का बॉडी है और फोर्स ऐसा लग रहा है। लेकिन 2D में जब आप देखते हो, 2D में मतलब यहां से देख रहे हो, ठीक है ना, यहां से देख रहे हो, अगर यहां से देखोगे तो ये ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। अगर इस तरफ से देखोगे ये वाला फेस, तो यही फेस ना दिखेगा। तो ये एक तरह का नॉर्मल फोर्स है और वो टेंसाइल है। नॉर्मल फोर्स है और नॉर्मल में भी कौन सा है सर, टेंसाइल फोर्स है, ठीक है ना। नॉर्मल में भी टेंसाइल फोर्स है और
इधर से देखोगे तो ये वाला फेस दिखेगा। 2D में आप ऐसे बना सकते हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया उधर छुप गया है, ठीक है, और ये 3D में बना है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है। तो ये लग रहा है फोर्स। इस फोर्स का क्या नाम है सर? इस फोर्स का नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स, या इसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। इसको बोल सकते हैं हम लोग एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। इसको क्या बोलेंगे सर? एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। माने बाहरी फोर्स, बॉडी के बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। और डिफॉर्मिंग इसलिए क्योंकि इस फोर्स के वजह से ये डिफॉर्म हो सकता है। ये फोर्स इसलिए लग रहा है ताकि बॉडी को डिफॉर्म कर सके, इसीलिए इसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या कहलाया? एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है ना। ये क्या है? एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है। क्यों है? बाहरी फोर्स है इसीलिए एक्सटर्नल, और डिफॉर्मिंग फोर्स इसलिए क्योंकि इस फोर्स की वजह से ये बॉडी डिफॉर्म होगा। बोलोगे डिफॉर्म क्या होता है सर? डिफॉर्म का मतलब होता है शेप साइज चेंज होना, ठीक है ना। इसका शेप साइज चेंज कर सकता है ये फोर्स। ये फोर्स लगने से क्या होगा? इस बॉडी को तोड़ सकता है, इसका शेप चेंज कर सकता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं शेप साइज चेंज होने को हम लोग एक वर्ड में क्या बोलेंगे? डिफॉर्म होना, ठीक है ना। तो ये बाहरी फोर्स है जिसके कारण इस बॉडी का शेप साइज चेंज हो सकता है, डिफॉर्म कर सकता है बॉडी को, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। लेकिन क्या लगता है कि जब हम फोर्स लगाते हैं इस तरीके का, तो क्या लगता है कि बॉडी जो है, बॉडी का मॉलिक्यूल्स परेशान नहीं होता? अभी ये मार्कर है और इसको ऐसे खींचने लगे हम, तो मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर भी तो मॉलिक्यूल्स है। अभी सॉलिड के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। सॉलिड के बीच में मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा रहता हूँ। अब जब ऐसे खींचोगे तो क्या मॉलिक्यूल्स अलग हो जा रहा है? एकदम से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं होना चाहता है भाई, ठीक है। जो जैसा रहता है वैसे ही रहना चाहता है, वो अलग नहीं होना चाह रहा। जब आप फोर्स लगा के ऐसे खींच रहे हो तो अभी तो अलग नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भी जुड़ा हुआ, ठीक है ना। वो रेजिस्ट कर रहा है उस फोर्स को। अगर हम बाहर की ओर ऐसे खींच रहे हैं ना, तो वो भी अंदर की तरफ खींच रहा होगा मॉलिक्यूल से एक दूसरे को, कि नहीं हमको खींचना नहीं, खिंचाना नहीं है, टूटना नहीं है। लेकिन ये रेजिस्टेंस जो लगा रहा है मॉलिक्यूल्स खुद को बचाने के लिए, ठीक है ना, और जितना ज्यादा लगाएगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स परेशान भी हो रहा है, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल फोर्स को अगर बढ़ाते जाए तो एक टाइम के बाद ये भी बढ़ने लगेगा, ये टूटने लगेगा, ठीक है ना। फिर मॉलिक्यूल्स रोक नहीं पाएगा उसको, और फिर टूटने लगेगा, और एक टाइम के बाद पूरी तरह से हो सकता है टूट के अलग हो जाए। तो एक लिमिट तक ये एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है। ये मॉलिक्यूल, जो बॉडी का मॉलिक्यूल है, वो एक्सटर्नल फोर्स को एक लिमिट तक अगर वो फोर्स लगे तो रेजिस्ट कर सकता है। लेकिन ये फोर्स अगर बढ़ते जाएगा तो एक टाइम के बाद बॉडी का डिफॉर्म होना तय है। वो डिफॉर्म होगा ही होगा, फेल भी हो सकता है पूरी तरह, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। भाई देखो, अगर हम पूछें आपसे कि ये फोर्स कहाँ लग रहा है, तो आप बोलोगे क्या? कि सर इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में लगा। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस बॉडी का ए है, और उसी ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ एंड पे ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहीं भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। जिस पॉइंट पे कंसीडर करो उस पॉइंट पे आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलेगा। जिस पॉइंट पे कंसीडर करो उस पॉइंट पे यहां नहीं होगा एरिया, यहां पर भी होगा, है ना। तो फोर्स कहाँ लग रहा है? इस हर एरिया पे लग रहा है एफ। हर एरिया पे लग रहा है एफ। क्यों लग रहा है? बॉडी को तोड़ने के लिए। ये तोड़ने वाला फोर्स है, ठीक है ना। अगर यहाँ इस सेक्शन को कंसीडर किए, यहाँ सेक्शन ले लिए, तो इस एरिया पे क्या लग रहा है? एफ लग रहा है। मतलब इस एरिया में क्या, हर एरिया पे लग रहा है। एरिया बोलो या सेक्शन बोलो, हर एक सेक्शन पे ये एफ फोर्स लग रहा है। क्यों? बॉडी को तोड़ने के लिए, बॉडी को डिफॉर्म कर देने के लिए। हर मॉलिक्यूल्स को ऐसे पकड़ के खींच रहा होगा, जो मॉलिक्यूल्स हर सेक्शन में हर एरिया को ये खींच रहा होगा एक्सटर्नल फोर्स।
तोड़ने के लिए, लेकिन मॉलिक्यूल्स टूटने के लिए तैयार नहीं है। मॉलिक्यूल्स भी फोर्स लगाएगा जितना उसका औकात है, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, स्ट्रेंथ जितना उसके पास होगा उसके हिसाब से वो फोर्स लगाएगा। ये एलिमेंट पे और उसका शेप साइज पे डिपेंड कर सकता है कि वो मॉलिक्यूल्स कितना लगा सकता है, बट कुछ ना कुछ उसका लिमिट होगा और उस लिमिट के हिसाब से ही वो फोर्स लगाएगा खुद को बचाने के लिए। अगर हर एरिया में मॉलिक्यूल्स है और हर एरिया में अगर एफ फोर्स लग रहा है इसको तोड़ने के लिए, तो हर एक एरिया का मॉलिक्यूल्स भी खुद को बचाने के लिए एक रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा और उसी डायरेक्शन में लगाएगा। मतलब अगर लेंथ के अलोंग फोर्स लग रहा है तो लेंथ के अलोंग ही रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, इस फोर्स को बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स लगा रहा, अंदर लगा रहा, इसीलिए एक्सटर्नल नहीं हुआ, ये क्या हुआ, इंटरनल। खुद को बचाने के लिए लगा रहा है, इस फोर्स से बचने के लिए, रीस्टोर करने के लिए खुद को, कि भाई हम फैलेंगे नहीं, हम तो अपने जैसा रीस्टोर रहेंगे, प्रीवियस जैसा। इसीलिए इसको रीस्टोरिंग या इसको रेजिस्टिव फोर्स भी बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स माने खुद को रीस्टोर रखने के लिए कि नहीं हम तो नहीं टूटेंगे, हम तो फोर्स लगाएंगे। जैसे जरा सोचो कि इस चीज को अगर हम खींच रहे हैं तो अभी टूट तो नहीं रहा है, क्यों नहीं टूट रहा है, क्योंकि ये रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, माने रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है, और जो हम एफ फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, उसको वो रजिस्ट कर ले रहा है। लेकिन यही फोर्स को अगर हम बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम के बाद ये टूटने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ दो फोर्स का बात हो गया, एक एफ और दूसरा आर। एफ क्यों है, ये एक्सटर्नल बाहरी फोर्स है जो इस बॉडी को तोड़ना चाह रहा है, और आर क्या है, आर ये इंटरनल फोर्स है, इंटरनल रेजिस्टिव या रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, जो खुद को बचाने के लिए ये फोर्स लगा रहा है। जब एफ लगेगा तब ये आर लगाना चालू करेगा खुद को बचाने के लिए एफ से, कि भाई हम तो टूटना नहीं चाहते। लेकिन आपको अंदर का बात बताते हैं कि ये जो है इसका एक औकात है, इसका एक लिमिट है, ठीक है ना। ये फोर्स जो है लिमिटेड है, ये एक लिमिट तक ही फोर्स लगा सकता है, लेकिन ये जो है अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, ठीक है ना। ये फोर्स अनलिमिटेड होता है, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक तोड़ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब एक्सटर्नल फोर्स कितना भी हो सकता है, ठीक है ना, इसका कोई लिमिट नहीं है। इसका कहना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स को किसी भी माध्यम से आप बढ़ा सकते हो। जैसे एक एग्जांपल कि सर एक दीवार है, हमसे नहीं टूट रहा है, ढकेल रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ, ये फोर्स हुआ है। अब नहीं टूट रहा है मेरे ढकेलने से, तो कोई बात नहीं, 10 लोग और बुला के लाएंगे फिर ढकेलेंगे, और तब भी नहीं टूट रहा है तो जेसीबी लगवा देंगे, तब तो टूटेगा, ठीक है। तो कोई ना कोई, कहने का मतलब है हम किसी भी तरीके से फोर्स लगा सकते हैं, मशीन का सहायता लगा के और भी कुछ चीजों के माध्यम से हम फोर्स किसी भी माध्यम से बढ़ा सकते हैं। तो एक टाइम तक चाहेंगे तो हम फोर्स को बढ़ा के एक स्ट्रक्चर को तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स का कोई लिमिट नहीं होता है, वो उसको तोड़ के रहेगा। लेकिन जो बॉडी का अपना जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है, जो उसका क्षमता है इंटरनली फोर्स लगाने का, वो तो बॉडी का मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा, वो बॉडी का स्ट्रक्चर और एलिमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन कोई ना कोई लिमिट होगा, किसी का कम लिमिट होगा किसी का ज्यादा लिमिट होगा, लेकिन लिमिट होगा, ठीक है ना। तो एक लिमिटेड फोर्स तक ही वो रेजिस्ट कर पाएगा और उसके बाद फिर वो टूटेगा, टूट सकता है, ठीक है ना। तो ये आप बात समझ में आ गया, दो फोर्स बताए, एक एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, दूसरा इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। ये है तोड़ने वाला फोर्स, ये है खुद को बचाने वाला फोर्स, ठीक है। अब यहीं से डेफिनेशन होता है स्टार्ट स्ट्रेस का। क्या होता है डेफिनेशन सर स्ट्रेस का? स्ट्रेस का डेफिनेशन है, क्या है,
स्ट्रेस को हम लोग डिफाइन करते हैं द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। शॉर्ट में अभी ऐसे लिखते हैं द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया मतलब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है ना, द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अच्छा एक बात बता, एफ कहाँ लग रहा है? तो आप बोलोगे एरिया पे लग रहा है सर, हर एरिया पे लग रहा है। और आर कहाँ लग रहा है? आर भी हर एरिया पे लग रहा है। ठीक है ना। फर्क सिर्फ इतना है कि एफ जो है मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए लग रहा है और आर जो है मॉलिक्यूल्स खुद को बचाने के लिए लगा रहा है, लेकिन हर एक एरिया पे लग रहा है, माने सारे मॉलिक्यूल्स के द्वारा आर लगाया जा रहा है। ठीक है ना। डायरेक्शन वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो एक्स डायरेक्शन में ही अप्लाई होगा आर। इसके हिसाब से अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो स्ट्रेस का क्या होगा मीनिंग भाई, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बोलता है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, माने आर कहाँ लग रहा है? हर एरिया ए पे लग रहा है। तो बोलता है कि यूनिट एरिया पे जितना आर लगेगा, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया पे जितना लगेगा, उसी का वैल्यू को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। यानी इसका फॉर्मूला क्या हुआ सर? आर बाई ए, माने इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। आर बाई ए जो होता है वो स्ट्रेस का फॉर्मूला हुआ कि जितना रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा ये डिवाइडेड बाय एरिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेस। अच्छा एक बात और है, अभी मान लो हम दीवार का बात कर रहे थे कि अपने पास एक दीवार है ना, अपने पास एक दीवार है ये वाला, और हम फोर्स लगा के तोड़ना चाह रहे हैं। जब फोर्स लगा रहे होंगे तो दीवार भी लगा रहा होगा, क्या लगा रहा होगा? रेजिस्टिव फोर्स आर, और वो बचने का कोशिश करेगा। तो जरा ध्यान देना, इस बात को समझो। पहले जरा सोचो, हम पहले ही बताएं कि आर एफ जो है अनलिमिटेड है, वो कितना भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आर जो है लिमिटेड है, माने दीवार का एक कैपेसिटी होगा कि वो कितना बचाव कर सकता है। सपोज मान लिए, एक वैल्यू मान ले रहे हैं अभी कि 1000 किलो न्यूटन का फोर्स लगा सकता है। सपोज ये दीवार जो है 1000 किलो न्यूटन का फोर्स लगा सकता है खुद के बचाव के लिए। आर इतना लगाने का कैपेसिटी है। सारे बॉडी का कुछ ना कुछ कैपेसिटी फिक्स होगा, उससे ज्यादा नहीं लगा पाएगा। तो एक एग्जांपल के तौर पे ले लिए कि इस वॉल का कैपेसिटी कितना है? 1000 किलो न्यूटन का, कि इतना का वो फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है, मैंने इस मॉलिक्यूल्स इतना फोर्स लगा सकता है जब उस पर बाहरी फोर्स लगे तब, अपने बचाव में। अच्छा जरा सोचो कि एफ हमने अगर 100 लगाया तो क्या होगा? 100 किलो न्यूटन। तो क्या ये 1000 लगा देगा? नहीं। ठीक है ना, ये उतना ही लगाएगा जितना एक्सटर्नल लग रहा है। मैंने दीवार को हम अगर धक्का दे रहे हैं, और दीवार को हम अगर धक्का दे रहे हैं 100 से, तो दीवार हमको कितना धक्का देगा? उसका कैपेसिटी 1000 का है, लेकिन लगाएगा वो 100 लगाएगा। ठीक है, नेचर तो यही कहता है, नियम तो यही होता है कि भाई हम 100 लगा रहे हैं, वो भी दीवार क्या लगाएगा? 100 लगाएगा, लेकिन उसका औकात ज्यादा लगाने का है, बट अभी लगाएगा नहीं। ठीक है ना, घमंड नहीं है उसको इस बात का। तो जरा ध्यान दो, जब हम 200 लगाएंगे वो भी अगला क्या लगाएगा? 200 लगाएगा। हम 500 लगाएंगे तो 500 लगाएगा। हम 900 लगाएंगे वो 900 लगाएगा। हम 1000 लगाएंगे तब वो 1000 लगाएगा। मतलब जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे ही वो अपना ताकत दिखाएगा। जैसे हम 1000 लगा दिए, ये भी 1000 लगा दिए, और तब तक टूटा नहीं है, क्योंकि बराबरी का गेम चल रहा है। हम जितना बढ़ रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स भी उतना बढ़ रहा है। ठीक है ना, हम 1000 तक बढ़ गए, वो भी 1000 तक लगा दिया। अब हम जितना फोर्स लगा रहे हैं वो भी उतना फोर्स लगा रहा है, तो दीवार टूटेगा? नहीं टूटेगा। लेकिन बेचारा परेशान तो हो रहा होगा ना, क्योंकि फोर्स लगाते जा रहा है। 100 लगाया, 200 लगाया, 300 लगाया, और ये जैसे ही बढ़ रहा होगा, एरिया तो फिक्स है वॉल का, और ये बढ़ रहा होगा, पहले 100 लगाया, 200 लगाया, 300 लगाया, 400 लगाया, तो जैसे जैसे आर बढ़ रहा है तो आर बाई ए का रेशियो बढ़ रहा है, मतलब स्ट्रेस बेचारा का बढ़ रहा होगा। ठीक है ना, ये आर जैसे जैसे बढ़ा रहा है, उसका स्ट्रेस लेवल भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन जरा सोचो कि 1000 से जब ज्यादा लगा देंगे हम, तो हम 1001 लगाएंगे तब वो कितना लगाएगा? क्या वो 1001 लगाएगा? नहीं लगाएगा, क्योंकि उसका कैपेसिटी, उसका लिमिट है 1000 का है।
तो हमने जब 1001 लगा दिया तब भी वो कितना लगाएगा, 1000 ही लगाएगा। और तब क्या होगा, तब वो कम पड़ जाएगा और फिर वो टूटेगा, तब उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। और जब टूट जाएगा तो, जब टूट गया, ब्रेक हो गया, टूट के गिर गया, तब तो ना तो फोर्स लगने का बात है और ना ही उसका इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स लगने वाला बात हुआ। जब टूट ही गया तो आर तो लगाएगा नहीं, और जब नहीं लगाया तो स्ट्रेस जीरो हो गया। मतलब स्ट्रेस कब तक रहता है बॉडी में, स्ट्रेस तभी तक बॉडी में रहता है जब तक कि वो टूटा नहीं है बॉडी, ठीक है ना। जब तक बॉडी टूटा नहीं है तभी तक स्ट्रेस रहेगा। जैसे ही बॉडी टूट गया, फेल हो गया, तो फिर उसके बाद उसमें कोई स्ट्रेस का बात नहीं है। तो जब भी हम स्ट्रेस का कैलकुलेशन करेंगे किसी में भी, किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी मशीन पार्ट में, किसी भी बॉडी में, जब हम स्ट्रेस का कैलकुलेशन करेंगे तो टूटने से पहले करेंगे, टूटने के बाद स्ट्रेस नहीं निकाला जाता है, ठीक है ना। बॉडी जब टूट गया है तब हम स्ट्रेस नहीं निकालते हैं, बॉडी जब तक टूटा नहीं है तभी तक स्ट्रेस निकालते हैं। तो एक बार इसी चीज को रिपीट करके सोचो कि हमने जब 100 लगाया था वो भी 100 लगाया, नहीं टूटा था। हम 500 लगाया वो भी 500, हम 1000 लगाया वो भी 1000, और 1000 तक टूटा नहीं है। लेकिन 1000 से ज्यादा जैसे ही लगाए वो टूट गया, और उस टाइम का बात करना ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस जब निकालते हैं तो टूटने के बाद नहीं निकालते हैं। तो टूटा कब तक नहीं है, जब तक कि हम 1000 लगाए और वो 1000 लगाया है तब तक। यानी स्ट्रेस कभी भी निकालना है तो टूटने से पहले, और टूटने से पहले एक चीज कॉमन है कि हम जितना एफ लगा रहे हैं आर उतना ही लग रहा है। हम 1000 लगा दिए वो भी 1000 लगा, जब हम 1000 से ज्यादा लगाए तो टूट गया, तब तो बात ही नहीं करना है। इसका मतलब स्ट्रेस अगर निकालने बोला जाए तो हम तभी तक निकालेंगे जब तक टूटा नहीं, और जब तक टूटा नहीं है तब एक चीज ध्यान से देखोगे तो आर उतना ही लगता है जितना कि एफ लगता है, आर उतना ही लगेगा जितना कि एफ लगेगा। इसका मतलब है स्ट्रेस हमेशा हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में निकालते हैं, जब हम टूटा नहीं है तब। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि आर किसके बराबर है, एफ के बराबर है। इक्विलिब्रियम कंडीशन माने इक्वल एंड अपोजिट, इधर से 500 उधर से 500, इधर से 1000 उधर से भी 1000। तो ये क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही हम लोग हमेशा स्ट्रेस निकालते हैं। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमको ये देखने को मिल रहा है कि आर जो है हमेशा एफ के बराबर ही है, आर जो है हमेशा एफ के बराबर ही होता है। तो इसीलिए जब हमको स्ट्रेस का कैलकुलेशन करना हो तो इतना ज्यादा दिमाग में नहीं लोड लेना है। डायरेक्ट स्ट्रेस बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट स्ट्रेस बराबर लिख सकते हैं एफ बाई ए। मतलब आर के जगह में डायरेक्ट क्या पुट कर दिए, एफ पुट कर दिए। तो आप बोलोगे सर जब एफ बाई ए लिखना ही था स्ट्रेस का फॉर्मूला तो इतना कहानी काहे बतियाए थे कि आर होता है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स होता है। तो एक्चुअल में भाई, एक्चुअल में जब स्ट्रेस को डिफाइन करोगे तो कभी भी हम एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया नहीं करेंगे, हम हमेशा लिखेंगे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया जब डिफाइन करेंगे तब। लेकिन जब कैलकुलेशन करना हो तो हमको क्या फर्क पड़ता है, जब वैल्यू पुट करेंगे तो आर उतना ही लगता है जितना एफ लगता है। तो इतना दिमाग क्यों लगाना, डायरेक्ट जो एफ लग रहा है डायरेक्ट उसी को पुट कर देंगे। तो हम एज ए फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे एफ बाई, मैंने एक्सटर्नल फोर्स जितना लग रहा है उतना डिवाइडेड बाई ए कर दो, क्योंकि आर भी तो उतना ही लगेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। लेकिन जब डिफाइन करना हो तो कभी भी एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया नहीं लिखेंगे, हम डिफाइन करेंगे तो हमेशा डिफाइन करेंगे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ एफ बाई ए सिर्फ इसीलिए लिख दिए हैं क्योंकि आर का वैल्यू उतना ही होगा जितना एफ का होगा, इसीलिए हम फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं एफ बाई ए। ठीक है, अब रहा यूनिट का बात। अच्छा इसको लिखते हैं, स्ट्रेस लिखते हैं, इसको आप नोट कर लो, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो। और ये स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया फोर्स बाय एरिया, ठीक है। लेकिन डिफाइन करना हो तो आर बाई यानी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया बोलना है जब स्ट्रेस को डिफाइन करना है तो। लेकिन अगर न्यूमेरिकल बनाना है तो डायरेक्ट जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल वो लिखो डिवाइडेड बाय एरिया लिख लो, और यूनिट बता देते हैं आपको, फिर ये क्लास खत्म। ठीक है, पहला क्लास में तो हम इतना पढ़ाते भी नहीं, आज तो इधर उधर का बात नहीं किए तो
स्ट्रेस लगभग हो ही गया है। ठीक है, समझ में आया सबको? और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, फिर बताएंगे उसको अलग तरीके से, अगर कहीं कुछ डाउट रह गया तो। फिलहाल तो हमें इसमें बस समझना था स्ट्रेस का डेफिनेशन और ये F/A, ठीक है, फॉर्मूला, ताकि हल्का फुल्का न्यूमेरिकल आए तो बन सके। बाकी ये सब चीज समझ में आया कि कैसे ये अनलिमिटेड है, ये लिमिटेड है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो ना, पूछोगे नहीं तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि कहाँ तक आप समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। तो फीडबैक देना है ना कि आप समझ पा रहे हो या नहीं। ये मिटा दे रहे हैं ना, ये मिटा दे रहे हैं। 5 मिनट और समय लेंगे, आपको यूनिट बता देंगे स्ट्रेस का, फिर आज का क्लास खत्म। ठीक है, तो कुल मिलाकर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आया? F/A। F क्या है सर? फोर्स। हम यूनिट का बात करते हैं, यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस। जब स्ट्रेस का यूनिट देखोगे तो अभी हम पढ़े कि स्ट्रेस क्या होता है सर? स्ट्रेस क्या होता है सर? तो स्ट्रेस फोर्स, एफ क्या था? वो फोर्स था, और बाई ए क्या था? एरिया था। तो स्ट्रेस ये होता है सर। तो यूनिट क्या होगा सर? इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है वो। ठीक है ना, एसआई यूनिट क्या होता है सर स्ट्रेस का? तो स्ट्रेस का यूनिट अगर आपको एसआई यूनिट चाहिए तो ऊपर फोर्स है, और फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, और नीचे क्या है? एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एसआई यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का भी यही होता है। ठीक है, और इसको हम लोग, इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं पास्कल। इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं, शॉर्ट में PA से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यूनिट हो गया स्ट्रेस का। ठीक है, इसके बाद जरा समझेंगे एक चीज और, कि स्ट्रेस को जनरली जब देखोगे तो स्ट्रेस को कई तरह का यूनिट्स में यूज किया जाता है। जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल में कोई अंतर नहीं है। यानी अगर कहीं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा हो तो उसको 1, या ऐसे बोलो कि कहीं अगर 1 पास्कल लिखा हो तो उसको लिख सकते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कोई अंतर नहीं है। कई बार आपको किलो पास्कल मिलेगा, तो किलो पास्कल जब मिलेगा तो किलो का मतलब होता है 10⁻3, पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कई बार आपको मेगा पास्कल मिलेगा, 10⁻6 हो जाता है मेगा का मतलब, बाय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कई बार आपको गीगा पास्कल भी मिलेगा, तो गीगा का मतलब होता है 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये 3-4 यूनिट्स है जो आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेस में। किलो पास्कल, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल। किलो का मतलब 10⁻3, मेगा का मतलब 10⁶, और गीगा का मतलब जो है 10⁹। ठीक है, अब इसमें एक चीज और बताएंगे। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग मीटर में नहीं यूज करके MM में यूज करते हैं। मतलब फोर्स तो न्यूटन में रहता ही है, लेकिन मीटर में नहीं रह के ये एरिया जो है MM स्क्वायर में होता है। तो आपको MM स्क्वायर में कन्वर्ट करने आना चाहिए। एक कन्वर्ट करके बताते हैं, दूसरा खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। मान लो इसको हमको क्या चाहिए? न्यूटन पर MM स्क्वायर पे चाहिए। हमको चाहिए कि यहाँ क्या होगा अगर ये न्यूटन पर MM स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए तो। ठीक है, अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो इसके लिए हमको क्या होगा? हमको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको जरा समझिए आप। यहाँ क्या आएगा देखिए, निकाल के बताते हैं। जैसे 1 गीगा पास्कल लिखे हो आप, जरा ध्यान दो। आप लिख रहे हो 1 गीगा पास्कल। देखो किसी भी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अगर आपको कन्वर्ट करना है, जैसे ये तो हम बता ही दिए कि गीगा का मतलब 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमको यहाँ मीटर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए सर? हमको MM स्क्वायर चाहिए। तो कैसे लाएंगे सर? जरा देखो, मीटर से अगर MM में चाहिए तो आपको मीटर और मिलीमीटर, यानी MM बोल रहे हैं, तो मीटर और मिलीमीटर के बीच रिलेशन पता होना चाहिए। क्या होता है, कोई बता पाओगे? 1 मीटर में कितना मिलीमीटर? 1 मीटर में कितना MM? कौन बताएगा? बताओ, 1 मीटर में कितना MM होता है? सुमन, आसिफ, कौन बताओगे 1 मीटर में कितना MM? कोई नहीं बताओगे?
चलो हम बता देते हैं। 1 मीटर में जो होता है 1000 mm होता है, इसको 10⁻³ भी लिख सकते हैं। 1000 को, है ना, 1000 को 1000 mm यानी 10⁻³ mm बोल सकते हो। इसको 1000 भी लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो 10⁻³ mm। एक ही बात। ये रिलेशन अगर याद है तो इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो भाई, ठीक है ना। कैसे कन्वर्ट करोगे जरा ध्यान दो, एक आसान तरीका बताते हैं कन्वर्ट करने का। ये न्यूटन और ये मीटर है, मीटर का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या समझते हो आप? मीटर गुना मीटर, 2 मीटर गुना होता है तो स्क्वायर हो जाता है। अच्छा, इस मीटर के आगे कुछ नहीं है तो यानी कितना है? 1 मीटर है, 1 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, 1 मीटर का मतलब अभी बताएं, 10⁻³ mm। और एक और मीटर है तो 10⁻³ फिर से mm, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितना आ गया? 10⁻³ 10⁻³ 10⁻6 mm का स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो जरा ध्यान दो, ये मीटर स्क्वायर से जैसे ही आपने mm² लिखा, बगल में क्या आ गया? 10⁻6। कैसे आया आपको पता चल गया कि 2 मीटर था, दोनों मीटर से 1000 और 1000 निकला तो 10⁻6 आ गया। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जैसे ही मीटर स्क्वायर से आप mm² लिखोगे, बगल में आ जाएगा 10⁻6। और जब 6 आ गया तो ये 6 जीरो कटेगा यहाँ से, तो 9 में से 3 बचेगा, यानी 10⁻³ न्यूटन पर mm²। तो एक तो बता दिए, बाकी आप ऐसे ही लिख लोगे। कैसे? देखो यहाँ पर क्या आया? 10⁻³ आ गया, मतलब 6 जीरो कट गया, तो यहाँ 10⁻³ बाकी न्यूटन पर mm²। ठीक है। अच्छा यहाँ क्या होगा? यहाँ अगर mm² लिखोगे तो 10⁻6 तो यहाँ पर भी आएगा और ऊपर भी 10⁻6 है, तो टोटल जीरो पूरा का पूरा कट जाएगा और सीधा 1 बचेगा, 1 न्यूटन पर mm²। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm² में कोई अंतर नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना, 1 मेगा पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर mm², कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। यानी कोई चीज अगर मेगा पास्कल में दिया है तो डायरेक्टली लिख सकते हो न्यूटन पर mm²। हाँ सुमन, कुछ बोल रही हो सुमन? नहीं बोल रही, चलो कोई नहीं। मेरा बैटरी भी वैसे डाउन हो गया फोन का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, दोबारा समझा दिया जाएगा आपको, ठीक है। बट ये आप इसको देख लो, यहाँ अगर 10⁻6 आएगा तो ऊपर तो गरीब है पहले से हो, उसमें 3 ही जीरो है तो नीचे 3 जीरो बचेगा, वो ऊपर ले जाओगे तो -3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस तरह का क्या नाम होगा सर, तो इस तरीके का रिलेशन आप लिख सकते हो। आप इसको देखना, कहीं कुछ डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर आपको बताएंगे। जो अभी पढ़ाए हैं नॉर्मल फोर्स वगैरह, वो सब का नोट्स आपको भेजा जाएगा, ठीक है। आप उसको लिख लेना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।